तो इस लिस्ट की हम चर्चा कर रहे थे कि अगर समीक्षा देवेंद्र इस लिस्ट की करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ नजर नहीं आया। हाँ, दिल्ली ने जरूर सबको चौंकाया। मध्य प्रदेश में 2 नाम ऐसे हैं जिस पर सभी की निगाहें थी और वो इस लिस्ट में शामिल हैं। बाकी कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें आपको लग रहा है कि बीजेपी ने सरप्राइज दिया है या कोई एलिमेंट ऐसा ऐड किया है जो चौंकाने वाला था? और इसमें देखें प्राची, तो उत्तर प्रदेश वाले को फिर से जैसे मैं कहूँगा कि अभी क्योंकि 29 सीटों का आना बाकी है, तो जो चौंकाने वाले फैसले जहाँ लिए जाने हैं या बड़े फैसले जिनके हिसाब से कह सकते हैं, जैसे मतलब कि सांसदों के टिकट आपको काटने हैं, उन नामों को, उन जगहों को इस सूची में नहीं रखा गया है। इसका सीधा मतलब आप समझ सकती हैं कि इसका सीधा मतलब क्या है। और आप गाजियाबाद में अगर केंद्र सरकार में मंत्री हैं और वहाँ पर भी सिटिंग सांसद हैं, उनका नाम नहीं होना। अलीगढ़ में जो सांसद हैं उनका नाम नहीं होना। देवरिया में सिटिंग सांसद हैं, उनका नाम नहीं होना। बलिया में सिटिंग सांसद हैं, उनका नाम नहीं होना। इस तरह के कई सारे ऐसे नाम हैं जिनके बारे में माना जा रहा है कि इनका टिकट कट सकता है या एटलीस्ट इनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। उन नामों को मुझे ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के बाहर किया गया। जैसे कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि पार्टी स्वाभाविक तौर पे पहले दिन सिर्फ अच्छी चीज़ें का नरेशन ही सेट करना चाहती, ना कि ये कि इतनी बड़ी संख्या में सांसदों के टिकट काट दिए गए। तो उस तरह के नरेशन से बचा जाता। जहाँ जहाँ काटने के बाद स्वाभाविक चॉइस जैसी स्थिति थी उसको दे दिया गया। जैसे उत्तराखंड में 2 सांसदों के ऊपर खतरा है, चाहे पौड़ी के सांसद की बात करें या हरिद्वार के सांसद की बात करें। ऐसा नहीं है कि उनका काट ही दिया गया, लेकिन वो खतरा है, तो उन दोनों सीटों पर बचा गया है। जो 3 क्लियर थे उनको बता दिया गया। और ये तस्वीर आपको ऑलमोस्ट हर जगह दिखेगी। छत्तीसगढ़ में ज़रूर, छत्तीसगढ़ ने मुझे सरप्राइज़ किया। बंगाल ने बिल्कुल भी लगभग सरप्राइज़ नहीं किया है। शुभेंदु अधिकारी के भाई को वहाँ से कांथी सीट से चुनाव लड़ाया जाना वो एकदम से एक्सपेक्टेड था। बड़ला का टिकट काटा गया। हालांकि पॉलिटिकली वहाँ पे कोई बहुत बड़े एसेट नहीं है पार्टी के लिहाज से, लेकिन निश्चित तौर पे मंत्री रहते हुए उनका टिकट काटा गया। बाकी 3 मंत्रियों को उन्हीं सीटों से फिर से रिपीट किया जाना। लॉकेट चैटर्जी को उसी सीट से फिर से चुनाव लड़ाया जाना। और कुछ बंगाल के बड़े नाम अभी भी हैं जिनको होल्ड पर रखा गया है और उसके लिए अभी इंतजार रहेगा कि वहाँ क्या होगा। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू में दोनों के दोनों नाम तय थे। वैली की अगर बात करें तो 3 नाम पर अभी चर्चा भी नहीं हुई है। वहाँ 3 लोकसभा सीटें, हालांकि मोटे तौर पे देखें तो 2 जम्मू, 2 कश्मीर और एक बीच में पड़ता है, यानी कि जम्मू और कश्मीर दोनों के बीच में। तो उन 3 सीटों को अभी होल्ड पे रखा गया। वो फिर से डिस्कशन उस पर होगा, उसके हिसाब से वहाँ पे उन नामों किया जाएगा। जो 2 ऑब्वियस नाम थे जम्मू के और उधमपुर के, उनका ऐलान कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो दोनों सिटिंग सांसद हैं जिनमें से एक मंत्री भी हैं, उनको फिर से रिपीट किया जा रहा है उसी सीट से। चाहे तापिर गाँव की बात कर लें या किरण रिजिजू की बात कर लें। असम में कुछ बहुत सिटिंग सांसदों के टिकट काटे गए हैं, जैसे पल्लव लोचन दास यंग सांसद हैं और उनका टिकट काटा गया। तो असम ने भी एक सरप्राइज किया है कि असम में इस प्रकार के सिटिंग टिकट काटा जाना। और 3 से 4 के बारे में हम लोगों को पहले ये जानकारी भी मिली थी कि 3-4 सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं, वो नजर आ रहा है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में लगभग मोटे तौर पर वही सारे नाम हैं। एक नाम जरूर इसमें मिसिंग दिख रहा है, चतरा से सुनील सिंह, जिनके बारे में झारखंड के नेताओं ने पहले बताया था कि हाँ उनका नाम है वहाँ पे फर्स्ट चॉइस के तौर पर ही है, लेकिन उसको होल्ड पर रखा गया है। तो अन्यथा झारखंड की पूरी सूची अगर आप देखें तो वो एकदम से रिपीट वाली स्थिति है। और जो तस्वीर आप उत्तर प्रदेश में देख रही हैं अभी, झारखंड में भी वैसी ही स्थिति है। प्राची, देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी सीटों का ऐलान कर दिया गया और ये वो सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। जो सीटें जिन पर संशय बरकरार है, जैसे आप पीलीभीत की सीट का जिक्र कर लीजिए, आप सुल्तानपुर की सीट का जिक्र कर लीजिए, आप कैसरगंज की सीट का जिक्र कर लीजिए। ये ऐसी सीटें हैं जिनकी उम्मीदवारों का नाम आना अभी बाकी है और इसीलिए उन पर संकट के बादल जरूर लहरा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप इस लिस्ट पर नजर डालेंगे तो दिल्ली के 5 सीटों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली से मौका दिया गया है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया है। आपको याद दिला दें 2019 का चुनाव, ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1,25,000 वोटों से केपी यादव ने हराया था। उनका टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया है, यानी कि लगातार इनाम जो है वो सिंधिया को मिलते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नजर आ रहे हैं। अलवर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। कोटा से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला चुनाव लड़ेंगे। झालावाड़ से अगर आप बात करेंगे, ये चूंकि गढ़ है वसुंधरा राजे का, तो यहां से उनके बेटे को दुष्यंत सिंह को चुनावी मैदान में रखा गया है। नई दिल्ली ने तो चौंकाया है, यहां से मीनाक्षी लेखी का टिकट काटा गया, हजारीबाग से जयंत सिन्हा का टिकट काटा गया। हालांकि एक और बड़ी बात इस लिस्ट की आप कह सकते हैं, मल्लापुरम से बीजेपी ने मुस्लिम को टिकट दिया है। तो सबको समाहित करके एक बैलेंस बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने ये जो टिकटों का ऐलान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है।
अब वो नैरेटिव जो विपक्ष चलाने की कोशिश करता है देवेंद्र, खासकर ओबीसी को लेकर, एक कड़ा जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम ने पूरे के पूरे विपक्ष को दे दिया है कि हम ओबीसी का कितना ध्यान रखते हैं, हम महिलाओं का कितना ध्यान रखते हैं और हम अनुसूचित जाति और जनजाति वाले लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। बिल्कुल प्राची, और आपको सवाल के जवाब पे आए उसके पहले एक बंगाल की जब मैं सूची देख रहा हूँ तो उसमें एक दिलचस्पी नज़र आ रही है कि पिछली बार जो 18 सिटिंग सांसद हैं अभी बीजेपी के बंगाल में, तो उनमें से 9 के नाम का आज अनाउंसमेंट किया गया है और उन 9 को 9 सेम सीट से ही उन्हें दिया गया है। उनमें से कि उन 9 के टिकट नहीं काटे गए हैं। निशित प्रमाणी की बात कर रहे हैं, सुकांता मजमूदार, खगेन मुर्मू, जगन्नाथ सरकार, शांतनु ठाकुर, लॉकेट चैटर्जी, ज्योतिर्मय सिंह महतो, सुभाष सरकार और सौमित्र खान जो कि बंगाल के युवा मोर्चा के पहले प्रेसिडेंट थे, और इन सारे नामों को रखा गया है। दूसरी बात, नैरेटिव की बात कर लें आप, तो निश्चित तौर पर ओबीसी का नैरेटिव राहुल गांधी जो गढ़ने की कोशिश करते हैं उस पर किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को प्राची हैरानी होगी कि इस नैरेटिव में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर की बीजेपी इतना आगे है कि उस नैरेटिव पे उनको जाना भी नहीं चाहिए। और इसमें आपको हर लेवल पे दिखेगा कि सबसे ज़्यादा ओबीसी सांसद बीजेपी के पास, सबसे ज़्यादा ओबीसी विधायक बीजेपी के पास, सबसे ज़्यादा ओबीसी एमएलसी बीजेपी के पास, सबसे ज़्यादा ओबीसी मंत्री केंद्र में बीजेपी के पास, सबसे ज़्यादा ओबीसी राज्यों में मंत्री बीजेपी के पास, देश के प्रधानमंत्री जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं वो खुद ओबीसी कम्युनिटी के। तो जिस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा हो उसको इस प्रकार के नैरेटिव में ले जाना, ऐसा लगता है कि शायद राहुल गांधी ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी अपने टर्फ पे ही मैच खेले 2024 का और बीजेपी को जो सूट करता है वो करा जाए, अन्यथा इस नैरेटिव में वो जाते नहीं। बाकी जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है ये सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप किसी भी फैसले में देखेंगे तो उसमें जो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, महिला हैं, यूथ हैं, उनको कितना प्रतिनिधित्व दिया जाता है वो हर लेवल पर इसके बहुत बारीक नज़र रखते हैं। और आप देखिएगा कि अगर 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की फिर से सरकार बनती है जिसकी पूरी संभावना जताई जाती है, तो वहाँ भी आपको जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें इसकी ज़बरदस्त छाप देखने को मिलेगी, ये रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के फैसले पीएम मोदी की खासियत है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि एक राज्य में उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री को ये कहा चुनाव समिति की बैठक में कि इस सीट पर मुझे कोई महिला कैंडिडेट का नाम सुझाइए, उनको टिकट दिया जाना चाहिए, वहाँ पर एक महिला को चुनाव लड़ाया जा सकता है। और वो मुख्यमंत्री हैरान हो गए क्योंकि उनके पास उनके पैनल में वैसा कोई नाम नहीं था। तो इस तरह से बारीकियों के साथ जो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर रखते हैं उसी की झलक इसमें दिख रही है कि इस लिस्ट में भी कि आपको एक ओवरऑल बुके देखने को मिलेगा। एक और बात जो इस लिस्ट से साफ हो जाती है देवेंद्र, वो ये कि कोई भी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाए, कितनी भी प्रेशर पॉलिटिक्स की जाए, कितना भी बीजेपी पर अटैक किया जाए, लेकिन बीजेपी जिस कैंडिडेट को टिकट देना चाहती है वो टिकट देकर ही रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप खीरी से अजय मिश्र टेनी को ले लीजिए, अभी भी किसान आंदोलन के जरिए उनका नाम भी उछाला गया, काफी चर्चाएं हुई, काफी किरकिरी का सामना भी भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा, लेकिन फिर से अजय मिश्र टेनी को ही खीरी से रिपीट किया गया है। उसमें एक स्वाभाविक सी बात प्राची ये हो जाती है कि अगर किसी के बेटे ने कोई अपराध किया और उस अपराध की सजा उनको मिल रही है कानून की प्रक्रिया के तहत, जो कुछ भी तो अंतिम निर्णय बाद में आएगा, लेकिन अभी कानून की प्रक्रिया के तहत जो एक तरह से सजा होनी चाहिए कि आपको पकड़ा जाए, पुलिस पूछताछ करे, आपको अंदर डाला जाए, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उसके चलते किसी के पिता को सजा दे देना ये निश्चित तौर पे अतार्किक सी बात होती है और उस तरह के दबाव में, उस तरह के नैरेटिव में ये बीजेपी नहीं आती। ये बीजेपी में ये जरूर रहता है कि जैसा कि पहले मैंने आपको उदाहरण देकर बताया कि रमेश बिदोड़ी के केस में, बल्कि पूरे देश में होगा अब की बार 400 पार। व्यापारी मंडल कितना साथ में रहने वाला है, क्योंकि आप एक नेतृत्व करते हैं। पूरे देश का व्यापारी पूरी तरीके से साथ में है और पूरे देश में व्यापारी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाने के लिए आतुर है। ये बताइए इस बार का नारा क्या रहने वाला है, क्योंकि हमने अब की बार 400 पार। ठीक, आइए। देखिए, चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया गया है और अपनी खुशी का इजहार करते हुए वो भी नजर आ रहे हैं। तो एक एक कैंडिडेट जिसने पहली लिस्ट में जगह पाई है उसके घर पर खुशी का माहौल है और वो पूरे कार्यकर्ताओं के साथ अब आगे की रणनीति बनाने पर भी जुट गया है, जिसमें आप दिल्ली से इस वक्त सुन रहे थे प्रवीण खंडेलवाल को डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काटकर इस वक्त उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है चांदनी चौक से। जी देवेंद्र, अपनी बात अब कंप्लीट करिए।
जी प्राची, चांदनी चौक की बात हम लोग पहले भी कर रहे थे कि क्योंकि व्यापारियों के एक संगठन के ऑलरेडी वो चेयरमैन हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जीएसटी के दरमियान आपने देखा होगा कि अलग अलग डेलीगेशन लेकर जाते थे, जीएसटी में क्या सुझाव होने चाहिए, इन सारे मसलों को लेके वो सलाह मशवरा केंद्र की सरकार के साथ करते थे और बीजेपी के संघ परिवार के से जुड़े रहे हैं, बीजेपी के लिए हमेशा से काम करते रहे हैं। तो उनको मौका दिया गया और पैनल में भी उनका नाम था, उसमें कोई सरप्राइज नज़र नहीं आया। तो मैं जिस बात को कह रहा था कि ओवरऑल अगर आप देखें तो इस पूरी सूची में उन नामों को तो शिवराज सिंह चौहान से लगातार बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। विदिशा से उन्हें टिकट दिया गया है और देखिए उन्होंने अभी सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट किया है और धन्यवाद जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और कहा है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का अभूतपूर्व विकास कर जन कल्याण का इतिहास रचा और विकसित भारत का संकल्प भी उनके ही नेतृत्व में पूरा होगा और इस संकल्प को पूरा करने में मुझे भी गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर मिला है। तो शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान और उसके बाद जिस तरीके से नतीजे आए, मुख्यमंत्री का चयन हुआ, उनके बयान जो थे वो जरूर पार्टी लाइन से हटकर सामने आ रहे थे, उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन आज जब उन्हें टिकट दिया गया है तो वो अपने योगदान का जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण भारतीय जनता पार्टी का मिशन है और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अद्भुत और अभूतपूर्व विकास हो रहा है और जन कल्याण के कामों में इतिहास रचा गया है। हम सब राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो काम उचित समझती है वो काम पार्टी के कार्यकर्ताओं को देती है। अभी पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है। उस संकल्प की पूर्ति में अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के हम काम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का, अमित जी का, केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। विदिशा से सदैव से मेरा आत्मीय रिश्ता रहा है, फिर एक बार सेवा का सौभाग्य मिला है। सर, जो 195 लोगों की लिस्ट आई है और मध्य प्रदेश के 24 लोगों की लिस्ट आई है, उसमें अगर देखा जाए पूरे 195 लोगों की लिस्ट में तो उसमें यूथ को काफी मौका दिया गया है। 50 से कम उम्र के 47 लोगों को मौका दिया बहुत संतुलित सूची है और भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अमित जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के फैसले किए हैं। युवाओं को भी अवसर दिया गया है, समाज के हर वर्ग को, टैलेंट को, अलग अलग तरह का काम करने वाले लोगों को, बहनों को, सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। बहुत संतुलित और बहुत योग्य टीम का चयन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी टिकट, हाँ, उनको भी बहुत बधाई। बहुत सोच समझ के पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। सर, आपका एक बयान खूब चर्चाओं में रहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, आप दिल्ली ने बुलाया। मैंने कभी नहीं कहा। अरे देखो, उसको आप अनर्गल तरीके से चीजों को मत लो। मैंने हमेशा ये कहा था कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और जो काम देगी पार्टी, मेरे लिए कोई काम छोटा और बड़ा नहीं है, उस काम को मैं पूरा करूंगा। सिंह चौहान को आपने सुना, वो धन्यवाद दे रहे हैं। उनके पुराने बयानों का जब जिक्र किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को मैं पूरी तरीके से उसका निर्वहन करूंगा। अब देखिए, पश्चिमी दिल्ली जहां से प्रवेश वर्मा का टिकट कटा है, कमलजीत सहरावत को टिकट दिया गया है, वो क्या कह रहे हैं टिकट मिलने के बाद, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है
क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये सरप्राइज मेरे लिए बहुत बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह जिसे हम काम करते हैं, मैं उसी तरह से काम कर रही थी। आज ये मौका मुझे मिलेगा, मैंने सोचा नहीं था। पिछले 2 बार से वो सीट भाजपा के ही पास है, ऐसे में आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है? हमारे सीट के ऊपर वेस्ट लोकसभा पे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे भाई परवेश वर्मा जी ने बहुत काम किया है और ये रिपोर्ट कार्ड जब जनता के बीच में जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट वेस्ट लोकसभा पे हुए हैं, तो जब वो काम जाएंगे और वैसे भी मोदी जी का ये सब मानने लगे हैं इस बात को कि जब वो शिलान्यास करते हैं तो उद्घाटन भी करते हैं और द्वारका कई प्रोजेक्ट में इसकी गवाह है। तो मुझे लगता है कि चुनौती तो मैं नहीं कहूंगी चुनाव लड़ना, लेकिन हाँ चुनाव होता है। लेकिन जब रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों के लेकर जाएंगे, जो उन्होंने एक आम आदमी को छूने वाले काम किए हैं, जितने लाभार्थी यहाँ पर हैं, जितने लोगों को फायदा मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं का, जब हम लेकर जाएंगे तो जनता हमें उतना ही प्यार देगी जितना कि पहले दिया, बल्कि उससे ज्यादा ही देगी। आपके प्रतिद्वंदी कोई चुनौती पेश करेंगे वो आपके सामने? देखिए, चुनाव में जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं, किसी न किसी को तो रहना ही होता है और हर व्यक्ति जो इस स्तर पे लड़ता है वो अनुभवी है। लेकिन मेरे साथ जो मेरा पार्टी का जो मेरा बैकग्राउंड, तो देखिए आपने सुना, कमलजीत सहरावत को पश्चिमी दिल्ली से इनको टिकट दिया गया है और यहां से प्रवेश वर्मा का टिकट काटा गया है। ऐसे ही नई दिल्ली ने भी इस बार सबको चौंकाया है, यहां से मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट काटा गया और बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है। टिकट मिलने पर बांसुरी स्वराज ने कैसे अपनी खुशी जाहिर की और अपनी जीत को लेकर वो कितनी आश्वस्त नजर आई, आइए आपको सुनवाते हैं। The responsibility is going to be one that is not going to be taken lightly because अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। Meenakshi Lekhi, she is sitting MOS. So how do you think? What's your move? How is your term with her? I am very, very grateful to her for all her cooperation and her blessings, and I know that she is going to give me her continued guidance. I've already sought an appointment from her to go and take her blessings in person. Thank you. तो देखिए, सुषमा स्वराज की बेटी हैं और इन्हें नई दिल्ली से मौका दिया गया है। चांदनी चौक से प्रवीण खंडेवाल को टिकट दिया गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी अभी तक एकमात्र ये सांसद नजर आ रहे हैं जो अपनी सीट को बचा पाए हैं। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनावी मैदान में रहेंगे। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत और दक्षिण दिल्ली जहां से माना जा रहा था कि बिदूड़ी का टिकट नहीं कटेगा, वहां से अब रामवीर सिंह बिदूड़ी को टिकट मिला, यानी कि रमेश बिदूड़ी का टिकट कट गया है और रामवीर सिंह बिदूड़ी को टिकट दिया गया है। अपने बयानों की वजह से रमेश बिदूड़ी काफी चर्चाओं में रहे थे। सदन के अंदर उन्होंने जो कुछ कहा था उसने पार्टी की इमेज को काफी परेशान किया था और जो नैरेटिव एक शक्तिवंदन बिल को लेकर बीजेपी चलाना चाह रही थी, कहीं ना कहीं उसको भी डेंट लगा था और वही नाराजगी रमेश बिदूड़ी को भारी भी पड़ गई है। उनका टिकट फिलहाल काट दिया गया है और कुछ ऐसे ही फैसले बाकी स्टेट्स में भी लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अभी जितनी भी सीटों का ऐलान किया गया है वो सीटें हैं जिसपे बीजेपी एकदम श्योर थी और उन्हीं सीटों का ऐलान किया गया है। अभी बाकी सीटें जिन पर संशय बरकरार रह सकता है, जहां पर कुछ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, उन सीटों का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा, कैसरगंज से कौन चुनाव लड़ेगा, पीलीभीत का क्या होगा, रायबरेली से कौन चुनावी मैदान में होगा, सुल्तानपुर से कौन चुनावी मैदान में होगा, इन तमाम सीटों का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन जिन राज्यों में ऐलान कर दिया गया है वहां पर आप समझ सकते हैं कि 195 उम्मीदवार कैसे अब ये विनिंग फैक्टर साबित होंगे और 370 का जो टारगेट है वो पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह की सीट राजनांदगांव से संतोष पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। संतोष पांडे यहां से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। इस सौभाग्य के लिए अपने राजनांदगांव की जनता को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मुझे हमेशा मेरा उत्साहवर्धन किया, मुझे आगे बढ़ाया और मेरे कामों का उन्होंने सब प्रकार से बढ़ाई की, आशीर्वाद दिया और उसी का परिणाम है कि ऊपर वाले भी पुनः मुझे मौका दिया। लोकसभा सीट से आपको एक मिला है, तो क्या प्राथमिकताएं रहेगी राजनांदगांव जिले की और जीत का मंत्र तो केवल एक ही है, वो है मोदी का मंत्र। जो काम माननीय मोदी जी ने किए हैं वो पर्याप्त है। जो काम 500 साल में नहीं हुआ, 1860 के सीआरपीसी, आईपीसी,
अनेक नामों को, श्रद्धा केंद्रों को, हमारे ऐसे श्रद्धा के बिंदुओं को जिन्होंने सब प्रकार से सम्मान देने का काम किया। धारा 370, 3 तलाक, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और इसके अलावा मेरे क्षेत्र में जो रेलवे में काम हुआ है स्वतंत्रता के बाद आज तक नहीं हुआ है। जितनी स्टॉपेज हुई है, जिस प्रकार से अमृत स्टेशन बने हैं और जिस प्रकार से मैं ये कहूँगा कि हैदराबाद एक्सप्रेस वे जो बन रहा है, जनता इसको देख रही है, उसके आधार पर ही वोट मिलेगा। तो उम्मीदवारों के जो रिएक्शन से वो सामने आ रहे हैं। संतोष पांडे राजनांदगांव से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बनाए हैं और देखिए छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करेंगे तो सभी 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं, 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। मध्य प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो कुल 29 लोकसभा सीटें हैं और 24 उम्मीदवारों का ऐलान यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। पश्चिम बंगाल 42 सीटें हैं और 20 उम्मीदवारों का ऐलान पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने भी कर दिया है। राजस्थान जहां बीजेपी का 100% स्ट्राइक रेट है, वहां 15 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है। गुजरात में भी 15 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है। केरल, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, गोवा, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, दमन और दीव, आज इन राज्यों के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। यानी अभी जहां गठबंधन को लेकर संशय है, उन स्टेट्स को अभी पहली लिस्ट से दूर रखा गया है। यहां आपको महाराष्ट्र का नाम अभी तक नहीं सुनाई दे रहा होगा, बिहार का नाम अभी आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि बिहार में क्या होगा फॉर्मूला ये भी अभी तक तय नहीं हो पाया है। लेकिन जिन स्टेट्स में बिल्कुल स्थिति साफ है, उन स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी ने अपने नामों का ऐलान कर दिया है। अब देखिए इन राज्यों की यानी कि 16 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरी के नाम तो सामने आ चुके हैं। 195 नाम का तो ऐलान देवेंद्र हो चुका है। अब सभी की निगाहें उन स्टेट्स पर भी हैं जहां बीजेपी अपने घटक दलों के साथ चुनाव लड़ना चाहती है, जहां सीट शेयरिंग को लेकर अभी बहुत ज्यादा बातें जो हैं वो निकलकर सामने नहीं आई हैं, महाराष्ट्र और बिहार। और बिल्कुल प्राची, इन दोनों राज्यों में बात कर लें तो महाराष्ट्र में सबसे पहले जैसे शिंदे गुट की बात कर लें तो वो तकरीबन डिमांड कर रहे लोग 11 सीट, लेकिन जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 5-6 सीटों पे शिंदे गुट को समझौता करना होगा। दूसरी तरफ अजीत पवार की बात कर लें उनके एनसीपी की, तो उनमें से जो सोर्सेज द्वारा जानकारी मिल रही है 7 सीटों पे वो दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन शायद 4 सीटों पे ही उन्हें समझौता करना पड़े। इससे ज़्यादा बीजेपी देने की स्थिति में नहीं रहेगी और बीजेपी ये सोचती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स हों ताकि नरेंद्र मोदी फैक्टर का सीधे सीधे उनको फ़ायदा मिले। पिछले लोकसभा चुनाव में भी इस बात की चर्चा बहुत ज़्यादा चली थी कि अगर बीजेपी लोकसभा में अधिकांश सीट अपने रखती तो वो उन सीटों को वैसे ही जीत सकती थी, लेकिन इस बार ज़रूर पार्टी वो इस काम को करना चाहेगी। दूसरी तरफ बिहार की बात करें तो बिहार में ऑलरेडी काम चल रहा है, काफ़ी काम महाराष्ट्र में भी चल रहा है गठबंधन को लेके, और बहुत जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी। बिहार में भी ऑलरेडी सीटों को चिन्हित करने का काम चल रहा है और उसमें कोई बहुत बड़ा उलटफेर, कोई बहुत नाटकीय चीज़ ऐसी देखने को नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन वाली सीटें हैं वो ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में गठबंधन को लेकर काफ़ी बातचीत फाइनल स्टेज में थी, फिर बीच में हॉल्ट हो गया। किसान आंदोलन के चलते अकाली दल का पांव थोड़ा ठिठक गया था। अब एक बार फिर से वो बातचीत चल रही है, बहुत जल्द उसका अनाउंसमेंट आप सुन सकती हैं। आंध्र प्रदेश में को लेकर ज़रूर अभी है कि स्थिति एकदम से स्पष्ट नहीं है कि आंध्र प्रदेश में क्या बीजेपी, टीडीपी और जनसेना ये तीनों गठबंधन होगा या नहीं होगा। आंध्र प्रदेश वाले जब के बारे में जब हमने पूछा था कल हमें ये बताया गया कि वहां अभी भी ऑप्शन दोनों ओपन है कि हम गठबंधन कर भी सकते हैं या गठबंधन ना भी करें, और उस लिहाज से वहां पर अभी बातचीत चल रही है। प्राची, बिल्कुल देखिए लिस्ट पहली सामने आ चुकी है और अब उन स्टेट्स का इंतजार किया जा रहा है जिन स्टेट्स को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के 51 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है और इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन जो सीटें अभी बची हुई हैं उस पर अब सभी की निगाहें हैं कि उन सीटों पर बीजेपी क्या ऐलान करने जा रही है, उन सीटों पर क्या बदलाव करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर ऐलान कर दिया गया है उम्मीदवारों का और यहां से जो एक चौंकाने वाला नाम सामने आया वो रायपुर सीट से जो सिटिंग एमएलए हैं बृजमोहन अग्रवाल, उनको सांसदी का चुनाव लड़वाया जा रहा है रायपुर सीट से। वो क्या कह रहे हैं टिकट मिलने के बाद, आइए आपको सुनवाते हैं। निर्णय का हम स्वागत करते हैं और उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया उस पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। 8 बार विधायक, ऑर्गेनाइजेशन में भी कई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनडिफिटेड रहे हैं, तो ये कैसे देखते हैं इस चैलेंज को? ये चैलेंज भी मोदी जी के नेतृत्व में अनडिफिटेड होगी। क्या वो फैक्टर रहेंगे जिनको लेकर आप लोकसभा कैंपेन में उतरेंगे? निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी जो है, जिसको पूरे देश ने जिसका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है,
वही गारंटियां लोकसभा चुनाव में भी होंगी। और मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, उस विश्वास के दम पर एनडीए 400 से ज़्यादा सीटें पूरे देश में जीत के आएगा और छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हम जीत कर आएंगे। सर, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री देखा गया छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में, तो ये कितना इम्पैक्ट डालेगा लोकसभा में और आजू बाजू के स्टेट्स में? निश्चित रूप से ये लैंडस्लाइड विक्ट्री पूरे देश में होगी और छत्तीसगढ़ के सातों सराउंडिंग राज्यों में भी इसका फायदा मिलेगा। तो देखिए, आपने सुना बृजमोहन अग्रवाल अपनी लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सभी जो सीटें हैं छत्तीसगढ़ की उसे हम जीतेंगे। वहीं राजस्थान की चुरू सीट से दीपक झाझरिया को टिकट दिया गया है। दीपक झाझरिया पैरालंपियन हैं, वो क्या कह रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल, मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि मैं सोच भी नहीं सकता था, और आज जो ये ऐतिहासिक निर्णय हुआ है कि देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया जाता है, मेरे लिए बड़ा खुशी का पल है ये। लेकिन मैंने एक देखा, इससे इतना लंबे समय से खेल रहा हूँ, जो 10 साल में मोदी गवर्नमेंट ने काम किए हैं वो काम बोलते हैं उनके। मैं तो खिलाड़ी हूँ, खेल में देखा है मैंने, इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें, आज हम इतने आगे बढ़ रहे हैं स्पोर्ट्स में, और हमारा विजन क्लियर है कि हम 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। तो खिलाड़ी हैं दीपक झाझरिया और इन्हें चुरू से मौका दिया गया है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से बृजमोहन अग्रवाल को सुन रहे थे, रायपुर सीट से उन्हें टिकट दिया गया है। देवेंद्र, ये जो फॉर्मूला हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, जहां सिटिंग एमएलए को सांसदी का चुनाव लड़वाया जा रहा है, यानी कि लोकसभा चुनाव में उतारा जा रहा है, अभी जो बाकी लिस्ट आनी है, अभी जो बाकी सीट्स पर उम्मीदवारों का ऐलान करना है, क्या ये फॉर्मूला बीजेपी का देखने को मिलेगा? क्या एमएलएज जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनकी विनेबिलिटी फैक्टर ज्यादा है, उन्हें टिकट दिया जा सकता है? और प्राची, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है और उससे कुछ नाम हो भी सकते हैं, लेकिन इसमें देखें तो ज़्यादा दिलचस्प प्राची ये है कि न सिर्फ वो सिटिंग एमएलए है बल्कि मंत्री भी बने हैं। अभी उच्च शिक्षा मंत्री है वो छत्तीसगढ़ की सरकार में, और कुछ महीने पहले ही चुनाव हुआ है। तो मुझे लगता है कि आज बृजमोहन अग्रवाल को भी वैसा ही सरप्राइज मिला होगा, क्योंकि एक बार अभी अब चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, चुनाव आप जीत के आए, 8वीं बार चुनाव जीते हैं, वो ग्राउंड पे बहुत काम करने वाले नेता के तौर पे जाने जाते हैं। फिर उनको मंत्री बना दिया गया, तो मंत्री बनाने के बाद उनको वापस लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, इस बात की संभावना कम नजर आ रही थी। और ये मोटे तौर पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों के बारे में हमें बताया गया था, और उस लिहाज से मैं बार बार वो सरप्राइज कर रहा हूँ। अन्यथा विधायक जो व्यक्ति है या एमएलसी जो व्यक्ति है, उसको लोकसभा चुनाव लड़ाना ये तो एक सामान्य सी बात होती है। पार्टी लगातार उस बात को कर रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप देखें तो श्रावस्ती से जो साकेत मिश्रा हैं, उनको एमएलसी के बाद ये लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया जा रहा है, जो नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं। तो पार्टी इस काम को तो करते ही रही है, और ऐसे कई सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे जो अगर विधायक हैं और उनको लोकसभा चुनाव में पार्टी आजमाएगी, खासतौर पर इस लिहाज से कि पार्टी अपेक्षाकृत युवा चेहरों को ज़्यादा मौका दे रही है, ज़्यादा तरजीह दे रही है, नए चेहरों को मौका दे रही है। और उसमें एकदम से कुछ नाम ऐसे तो आ ही रहे हैं जो कि सरप्राइज़ के तौर पे नज़र आते हैं कि पार्टी ने ये जो फैसला किया वो कैसा फैसला है। जैसे चुरू की बात कर लें, अभी जिनका बयान आप सुना रही थी पैरा ओलंपिक के झाझड़िया का, इस केस में आप देखें तो जो आमतौर पर लोग दूर से पॉलिटिकल पार्टी को ये मान के चलते हैं कि यहाँ तो सब कुछ लॉबिंग पे होता है, नरेंद्र मोदी के दौर की जो बीजेपी है वो ऐसे फैक्टर को एक हद तक काफ़ी काबू में कर रख चुकी है, काफ़ी काबू में करके रखती है। उसका ये उदाहरण चुरू भी है कि चुरू के जो सांसद हैं राहुल कसवा, जो बीजेपी में अभी मौजूदा सांसद हैं, वो राज्यसभा चेयरमैन और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के क्लोज रिलेटिव हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर लॉबिंग के आधार पर टिकट मिलना होता तो फिर स्थिति क्या रहती। तो नरेंद्र मोदी के दौर की बीजेपी की पूरी कोशिश वो इस बात को कर रहे हैं कि राजनीति में ऐसी जो विसंगतियाँ होती हैं, ऐसे जो दुर्गुण होते हैं, उन दुर्गुणों को दूर किया जाए और उसके लिहाज से बड़े फैसले लिए जाते हैं, बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। प्राची, बिल्कुल, देखिए बड़े फैसले हैं और यही भारतीय जनता पार्टी चौंकाती है अपने फैसलों से। और बीजेपी जिस तरीके से अपने आप का प्रचार भी करती है कि यहाँ हर एक व्यक्ति की पहचान है, और कैसे है वो आप चुरू सीट से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अब कैसे अपने बड़े नेताओं को और मंत्रियों को चुनाव लड़ाया जा रहा है वो भी इस लिस्ट में झलक रहा है। शशि थरूर के खिलाफ तिरुवनंतपुरम सीट से राजीव चंद्रशेखर को चुनावी मैदान में उतारा गया है, और वो क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनवा देते हैं। ऑनर है, प्रिविलेज है, मैं बहुत ही एक तरह से उत्सुक भी हूँ, संतुष्ट भी हूँ कि मेरा पहला जो लोकसभा सीट और लोकसभा का कंटेस्ट जो है वो मेरे
प्रदेश में, केरल में और केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम में मुझे मौका मिल रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित भाई शाह ने और जयप्रकाश नड्डा ने, जगत प्रकाश नड्डा जी ने ये मुझे एक मौका दिया है। मैं बहुत ही उत्सुक हूँ, मैं बहुत ऑनर्ड हूँ और मैं ज़रूर, मुझे बहुत उम्मीद है क्योंकि पिछले 10 साल में जो बदलाव आया है तिरुवनंतपुरम के लोग ने भी देखे हैं, वो भी जान चुके हैं कि भारत का जो रफ्तार है कैसे आगे बढ़ा है। और तिरुवनंतपुरम और केरल में जो एक तरह से डेवलपमेंट का एब्सेंस हुआ है पिछले 5-10 साल में, उसके लिए मैं काम करने के लिए आ रहा हूँ। मैं आऊँगा और सभी के साथ मिलकर, सभी समुदाय के लोग के साथ मिलकर मैं विकास की बात और विकास और डेवलपमेंट को लेकर तिरुवनंतपुरम और केरल को आगे बढ़ाने का मेरा जो प्रयास रहेगा एकदम 100% रहेगा। और मैं बहुत उम्मीद के साथ जा रहा हूँ तिरुवनंतपुरम और सबके ब्लेसिंग्स और सपोर्ट को मैं की आशा करता हूँ। देखिए, तिरुवनंतपुरम से इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर को और इनको टक्कर देंगे शशि थरूर। अब केरल भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से मुश्किल टास्क है, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे सीट टू सीट मार्किंग भारतीय जनता पार्टी ने की है और कैसे एक एक सीट को जीतने के सारे फैक्टर्स को साधा गया है। अब बात अगर आप उत्तर प्रदेश की करेंगे तो यहां कन्नौज से सुब्रत पाठक को एक बार फिर से रिपीट किया गया है। यहां से डिंपल यादव को सुब्रत पाठक ने पिछले चुनाव में हराया था और एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हीं पर यकीन किया है और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। वो क्या कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। मैं नेतृत्व का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया है। और यह सब यदि संभव हुआ है तो कन्नौज की महान जनता के आशीर्वाद से संभव हुआ है। यदि कन्नौज की जनता का आशीर्वाद ही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बार फिर से मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त करते हुए अपना प्रत्याशी मुझे यहाँ से फिर से घोषित किया है, तो मैं कन्नौज की महान जनता के चरणों में शीश नमन करके बहुत हृदय से पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। टिकट कन्फर्म होते ही कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह दिख रहा है। तो देखिए, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई कार्यकर्ताओं के बीच से पार्टी के लिए काम करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जब कार्यकर्ताओं के बीच से कोई निकल कर आता है तो स्वाभाविक है, ये कार्यकर्ता हमारा परिवार है। परिवार में जब किसी एक व्यक्ति की उन्नति होती है तो बाकी सारे परिवार की उन्नति होती है और सारे परिवार को अच्छा लगता है। तो जब मैं स्वयं एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता होने के नाते जब मुझे पार्टी के द्वारा चुना जाता है तो स्वाभाविक है कि मेरे जैसे बहुत से कार्यकर्ताओं को प्रसन्नता तो होगी। जीत कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप? नहीं, देखो, जीत तो स्वाभाविक है। आपने देखा होगा कि लगातार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जनता विश्वास व्यक्त करते आ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देश भर में लहर चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये सुनामी में बदल गई है। और ये स्वाभाविक है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो काम रहे हैं और आम जन के जीवन को प्रभावित करने वाला जिस प्रकार से सरकार के जो 10 साल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। जिस प्रकार से बदलाव चारों तरफ आज दिखाई पड़ रहा है और समाज से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है, उसके कारण से देश की जनता नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रसन्न है। और मैं बहुत विश्वास से इस बात कह सकता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जो आजकल नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 के पार, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी स्वयं 370 इससे अधिक और हमारा गठबंधन जो है 400 से अधिक सीटें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के कारण से जीतने जा रहा है। जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से चुनाव यहाँ लड़ेंगे। नहीं, देखो, अब वो अपनी पार्टी के स्वयंभू नेता हैं और वो तो जहाँ से चाहे लड़ सकते हैं, उनको किसी ने रोका है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ के ऊपर सामूहिक नेतृत्व है, सामूहिक नेतृत्व की ओर से मुझे यहाँ के ऊपर प्रत्याशी बनाया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारों को लेकर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कामों को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा और उनसे एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील करूंगा। सामने कौन आता है, कहाँ से आता है, क्या विचारधारा है, तो वो जाने। पिछली बार पत्नी को सांसद डिंपल यादव को आपने हराया था, इस बार जो है कैसे खुद मैदान में है तो आप क्या मानते हैं? देखो, मैंने किसी को नहीं हराया, मेरी हराने की कोई हैसियत है। तो कन्नौज की जनता का जनादेश था
और कन्नौज की जनता ने जो आदेश दिया उसमें मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति यहाँ से सांसद चुना गया। जैसे इतना तो तय है कि कोई के परिवार की बपौती नहीं है राजनीति, और परिवारवाद की राजनीति से जनता किनारा कर चुकी है। कन्नौज ने तो 2019 में दिखा भी दिया था। तो सुब्रत पाठक ये कह रहे हैं कि किसी भी परिवार की बपौती कोई सीट नहीं है, एक कार्यकर्ता भी बड़े बड़े परिवार के लोगों को हरा सकता है। जब हम कन्नौज की बात देवेंद्र करते हैं तो पार्टी ने इन बातों को ध्यान में रख के सुब्रत पाठक को चुनावी मैदान में तो उतारा ही होगा, क्योंकि चर्चा है अखिलेश यादव भी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। चर्चा ये है डिंपल यादव को एक बार फिर से, हालांकि उनके नाम का तो ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अखिलेश यादव को लेकर चर्चा तो कम से कम की ही जा रही है कन्नौज को लेकर। जी हाँ प्राची, बिल्कुल। हालांकि पार्टी का ये आकलन है कि शायद वो इस काम को ना करें, लेकिन फिर भी अगर करते भी हैं तो उसमें पार्टी के कैंडिडेचर को लेकर कोई दूसरा रीथिंक नहीं था। और सुब्रत पाठक की अगर बात करें तो पार्टी ने 5 साल पहले जिस प्रकार से उनको भरोसा जताया था और पहली बार चुनाव में उतारा था, तभी पार्टी का ये मानना था कि हाँ ये लोकसभा चुनाव आसानी से जीत सकते हैं, वो जीते और एक बार फिर से उनको रिपीट किया जा रहा है। और एक दूसरी चीज़ अगर प्राची आप देखें तो इस सूची को अगर आप ठीक तरीके से देखें तो उसमें जो 2 बड़ा मैसेज है जिसकी हम लोगों ने चर्चा की है कि बांसुरी स्वराज और शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों के कैंडिडेचर के आधार पर एक चीज़ ज़रूर समझने वाली बात होगी, वो दिलचस्प रहेगा कि किस प्रकार के फेक नैरेटिव चलाकर नरेंद्र मोदी को एक तरह से बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उनके पॉलिटिक्स को। जैसे शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में जब फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं दिया गया तो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे कैसे कैसे लोग किस प्रकार के निशाने साधते थे। अगर शिवराज सिंह चौहान का कोई नुकसान करना होता तो ऐसी कोई मजबूरी थी कि उनको लोकसभा का टिकट दिया जाता? सीधे तौर पे ये बात समझ में आ रही थी कि शिवराज सिंह चौहान को अगर फिर से अवसर नहीं दिया गया तो उसके पीछे एक ही सोच थी, एक ही वजह थी कि पार्टी अब किसी नए नेतृत्व को वहां पे आगे करना चाहती थी और सिर्फ एक जागीरदारी जैसी व्यवस्था नहीं बनाना चाहती थी कि एक ही व्यक्ति लगातार इतने अनंत काल तक मुख्यमंत्री बना रहा है। दूसरा कैंडिडेचर अगर आप उठाकर देखें, बांसुरी स्वराज का नई दिल्ली से टिकट मिलना। सुषमा स्वराज जब मंत्री नहीं बनाई गई तो सुषमा स्वराज ने खुद हेल्थ कारणों के चलते मना किया था, लेकिन बाहर परसेप्शन में क्या क्रिएट किया गया कि सुषमा स्वराज को ड्रॉप कर दिया गया है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते ऐसा किया गया। अगर वैसा होता तो उनकी बेटी बांसुरी स्वराज, जो कि कोई भी अभी राजनीतिक क्लाउड उनके पास नहीं है, कोई वैसी राजनीतिक स्थिति नहीं है, अभी कोई ऐसी राजनीतिक हैसियत नहीं, बावजूद इसके नई दिल्ली जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर एक मंत्री का टिकट काटकर उनको टिकट दिया जाना, ऐसी क्या मजबूरी थी? तो ये चीज़ें बताती है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई फैसला लेते हैं तो उस फैसले के गुण दोष और बीजेपी के भविष्य के आधार पे, विजन के आधार पे फैसला लेते हैं। बाहर जो नैरेटिव चलाने की कोशिश की जाती है वो अपने अपने तरीके से तर्क गढ़ दिए जाते हैं। और आजकल सोशल मीडिया तो सबसे आसान काम हो गया है, जहाँ पर कोई भी फेक बात आप लिख दें और उसका प्रचार करते रहें। ओवरऑल आप इस पूरी लिस्ट को देखेंगे तो आपको हर एक सीट पे जिस प्रकार से होमवर्क किया गया है, उस होमवर्क के पीछे जो सोच थी वो यही कि आपको उस सीट पर सबसे योग्य उम्मीदवार, सबसे बेहतर ऑप्शन जो है वही मिले। और जब सबसे बेहतर की हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि आप चुनाव जीत जाएंगे, चुनाव तो नरेंद्र मोदी की लहर में कोई भी जीतता है, संगठन के लिहाज से आप क्या काम कर रहे हैं, संगठन के निर्देशों का आप कैसे पालन करते हैं, आपका जो काम करने का तरीका है वो किस प्रकार का है। अगर आप पिछली बार सांसद थे तो संसद में आपका प्रदर्शन कैसा रहा, उस सांसद रहते हुए पार्टी ने अगर आपको कोई काम दिया तो वो कैसा रहा, कार्यकर्ताओं के साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी रही, संगठन के साथ आपका ट्यूनिंग कैसा रहा, इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला लिया जाता है और इस सूची में भी उसी की झलक नजर आ रही है। प्राची, दिल्ली का जिक्र आप कर रहे थे, बांसुरी स्वराज का आप जिक्र कर रहे थे, तो चर्चा पश्चिमी दिल्ली की भी कर लेनी चाहिए। प्रवेश वर्मा जो स्ट्रांग नजर आ रहे थे, का एक उनका भी टिकट कट जाना और एक महिला चेहरा को मौका देना, क्या फैक्टर्स जो उनके खिलाफ चले गए, प्रवेश वर्मा के खिलाफ, और एक महिला चेहरे को उतारा गया मैदान में? अब बिल्कुल प्राची, और प्रवेश वर्मा पॉलिटिकली अगर आप देखें तो उसी तरह का एक्सटेंशन ये भी है कि पॉलिटिकल बहुत हैवी वेट है, लिगेसी है उनके पास ऑलरेडी। पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा उनके बेटे हैं, ये जाट कम्युनिटी से आते हैं और अच्छा दबदबा रखने वाले साधन संपन्न नेता के तौर पे जाने जाते हैं। इन सब फैक्टर्स के आधार पे वो इस चुनाव को भी बहुत आसानी से जीतते, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। जबकि दिल्ली बीजेपी के कई नेताओं से जब बातचीत होती थी तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते थे कि हाँ प्रवेश वर्मा का टिकट कट भी सकता है। हमें हर जगह से यही इन्फॉर्मेशन मिला कि पैनल में और भी सारे नाम हैं लेकिन मिलेगा प्रवेश वर्मा को ही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जिसको दिया गया टिकट वो काउंसलर रही हैं या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रही हैं, महिलाएं कम्युनिटी से, उसी कम्युनिटी से आती हैं, लेकिन संगठन को लेकर बहुत बेहतर तरीके से काम करते रही हैं। अब ऐसे
में सवाल यह है कि आखिर प्रवेश वर्मा का टिकट क्यों कटा प्राची। उसमें एक बड़ी समस्या जो आई होगी, जो हमें सोर्सेस के द्वारा जानकारी मिलते रही है कि जब जब पार्टी के तरफ से उन्हें कुछ कमांड दिया जाता था तो उस कमांड को वो उस रूप में फॉलो नहीं करते थे, और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कुछ उनको बाकायदा निर्देश देकर बताया गया था कि आपको ऐसा करना है। उन चीज़ों के प्रति उनका जो रवैया था वो उस तरह से संजीदा नहीं था जैसा होना चाहिए। संभव है कि ये चीज़ भी उनके खिलाफ नकारात्मक गई हो, क्योंकि जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि अभी के दौर की जो बीजेपी है आपके हर एक गुण और हर एक दोष को बहुत बारीकी से उसका आकलन करती है और उसके आधार पर ही फैसला लिया जाता है। आपकी लॉबिंग, जैसे मोहन यादव की कौन सी लॉबिंग थी, मुख्यमंत्री बनाया गया। भजन लाल शर्मा की कौन सी लॉबिंग थी, मुख्यमंत्री बनाया गया था। चुनाव के समय तो उनको टिकट की को लेकर बस वो कोशिश कर रहे थे, उसकी भी संभावना कम थी, उनको टिकट दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी में टॉप लीडरशिप जो ऊपर बैठी हुई है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही होती है और किसी को अंदाजा नहीं होता कि कब आपकी लॉटरी कहां से निकल जाए अगर आपने अच्छा काम किया है तो, और कब आपका पत्ता कहां से कट जाए अगर आपने कुछ गलत किया है तो, और बार बार बताने के बाद भी अगर नहीं समझ रहे हैं तो। प्राची, बिल्कुल, देखिए यही तमाम बातों का ध्यान रखा गया है और इसी आधार पर टिकटों का जो बंटवारा है वो किया गया है। 195 सीटें अभी घोषित कर दी गई हैं और इस 195 सीटों में बड़ी बात यह है कि ओबीसी 97 कैंडिडेट हैं। महिलाओं का इसमें ख्याल रखा गया है, 28 महिलाओं को टिकट दिया गया है, 47 युवा उम्मीदवार हैं जिनको टिकट दिया गया है, और दलित उम्मीदवारों की अगर आप बात करेंगे तो 27 दलित उम्मीदवार हैं और 18 आदिवासियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। दिल्ली ने जरूर चौंकाया, 4 सांसदों के यहां पर टिकट काट दिए गए। प्रवेश वर्मा का टिकट काट दिया गया, रमेश बिधूड़ी का टिकट काट दिया गया, नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी का टिकट काट दिया गया और उनकी जगह बांसुरी स्वराज को मौका दिया गया। वहीं अगर आप उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे, उत्तर प्रदेश की तरफ अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो उत्तर प्रदेश में उन सीटों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले किया है जो सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीती थी, जिन सीटों पर बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि इस बार भी जीत हासिल होगी, कोई भी बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। और दूसरी उन नामों को शामिल किया गया है, उन सीटों को शामिल किया गया है जो पिछली बार बीजेपी हार गई थी। अभी बहुत सारी सीट ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जहां सांसदों के कामकाज को लेकर, उनकी छवि को लेकर, उनकी बयानबाजियों को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी और उन सीटों पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की ये जो पहली लिस्ट है, इसे देखकर आप जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लिस्ट में कैसे तमाम समीकरणों को ध्यान रखा गया है और 370 वाला मिशन अगर भारतीय जनता पार्टी को पूरा करना है तो वो कैसे पूरा होगा।